जय हिंद। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूरोप क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले वीडियो में भी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताया, लेकिन वो पृष्ठभूमि था। उसके बारे में पूरी जो डिटेल में अच्छे से बताए वो पृष्ठभूमि में पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। फिर क्या अभी जो बताएंगे 1830 की क्रांति। यूरोप में राष्ट्रवाद एक टॉपिक है। जुलाई 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। इसमें क्या था कि ये जो जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ था, इस समय यहाँ फ्रांस के जो राजा थे वो थे चार्ल्स टेन। वो यहाँ के राजा थे। ये जो राजा थे ये निरंकुशवाद थे, निरंकुश शासक थे और प्रतिक्रियावादी शासक थे। निरंकुशवाद और प्रतिक्रियावादी शासक थे। और इन्होंने अपने ही जैसे ये प्रतिक्रियावादी थे, इन्होंने अपने ही निरंकुश तो हो नहीं सकते, क्योंकि निरंकुश कोई राजा ही होते जिसमें कोई अंकुश ना लगा सके, कोई रोक टोक ना हो, ऐसा राजा जिसको कोई रोके ना। इसीलिए हम निरंकुश ना होकर प्रतिक्रियावादी, ऐसे इसका प्रतिक्रियावादी थे, जिसका नाम था इनके उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए थे, जिसका नाम था पोलीगनेक। इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। तो ये भी क्या थे, ये भी प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने एक ऐसा काम किए कि पहले क्या था कि लुई 18वां जो थे, उन्होंने अपने देश में लगाए थे नागरिक संहिता नाम का एक लगाए थे, नागरिक संहिता लगाए थे। अब ये पोलीगनेक जो थे, इन्होंने पूंजीवादी ज्यादा विचारधारा रखते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि नागरिक संहिता की जगह पर इसको हटा के उसके बाद शक्तिशाली अभिजात वर्ग का निर्माण किया। शक्तिशाली अभिजात वर्ग का स्थापना कर दी, इनको हटा के। इससे क्या था कि देखा गया कि जितने भी लोग अमीर लोग थे उन सब की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ रहा था, अपने राज्य में, अपने वहाँ स्वदेश में बहुत वैल्यू बढ़ रहा था। और इसी के कारण उदारवादी देख रहे थे, उदारवादी जितने भी व्यक्ति थे उदारवादी, वो सब देख रहे थे, इनको देख रहे थे वो सब उदारवादी। फिर क्या था कि इन्होंने सोचे कि उदारवादी कि यहाँ पर अपने जो देश है उस देश में सिर्फ शक्तिशाली अभिजात वर्ग का ही मिल रहा है। ऐसे तो पहले सबको मिलता था, पूरे जितना भी नागरिक था सबको मिलता था अधिकार। अब यहाँ पर सिर्फ शक्तिशाली अभिजात वर्ग जो थे उसी को ज्यादा अधिकार मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किए, अब उदारवादी जो आदमी थे, व्यक्ति थे, इन्होंने एक क्रांति शुरू कर दी। अब इससे असंतुष्ट हो गए थे, पोलीगनेक से असंतुष्ट होकर क्रांति शुरू कर दी। जब क्रांति शुरू हो गए, इसने यहाँ पर ऐसा एक आया था, ऐसा एक इतना ज्यादा क्रांतिकारी रूप ले लिया जो पेरिस में ही यह शुरू हुआ था। पेरिस में शुरू हुआ था और यह एक गृह युद्ध का रूप ले लिया था। यह एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। जब यह गृह युद्ध का रूप ले लिया तो यहाँ पर इतना ज्यादा विशाल होते गया कि चार्ल्स 10 को समझ में नहीं आया। और जब समझ में नहीं आया था तो इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे के इंग्लैंड भाग गए। चार्ल्स 10 जो थे, इन्होंने त्याग पत्र देकर इंग्लैंड भाग गए थे त्याग पत्र देकर। जैसे ही त्याग पत्र देकर इंग्लैंड गए, उसके बाद यहाँ पर क्या था, बुर्बो वंश का अंत हो गया। ये जो थे चार्ल्स 10, ये बुर्बो राजवंश के शासक थे। तो जैसे ही यहाँ से ये भाग के गए तो बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। बुर्बो राजवंश का अंत हुआ। अब इसके बाद जैसे ही अंत हुआ तो अर्लायंस नाम के जो अब इसके बाद राजा थे उनको राजा बनाया गया। अब इसके बाद इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, इस क्रांति का प्रभाव देखते हैं। क्रांति का प्रभाव, इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था कि यहाँ पर जो
यहाँ पर जितने भी देश थे जो देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे कि जो राजा थे, वो राजा जो अत्याचार थे अपना मनमानी कर रहे थे, निरंकुशवाद का जो थे शासक, निरंकुश पर जो रुके हुए थे, टिके हुए थे, वो उसका अंत होने लगा। और प्रतिक्रिया इन्होंने क्या करते, पॉलीगैनिक जो प्रतिक्रियावादी थे, जो अभिजात वर्ग का उदय किए थे, उनका अंत होने लगा। और यही देखते देखते इंग्लैंड जैसे देश, इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या था कि क्रांति शुरू हो गया था। यहाँ पे देखा गया इसका प्रभाव आया था कि बहुत सारे, सिर्फ एक ही देश में नहीं, बहुत सारे देश में इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा। अब जब वहाँ देखने को मिलने लगा तो हंगरी में भी इसे देखेंगे। और इसी के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण का शुरुआत हुआ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत हुआ था। यही क्रांति का प्रभाव का देन है, यही क्रांति का देन है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे देश जैसे हंगरी, पोलैंड